चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम हम पूर्व कक्षा में पूछे गए प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न था कि ग्राही पेय में किन औषधियों का ग्रहण किया जाता है। तो इसका उत्तर है लघु पंचमूल। तो लघु पंचमूल में शालपर्णी, कृष्णपर्णी, कंटकारी, भृति और गोखरू का ग्रहण किया जाता है। और आज का प्रश्न है कि अध्याय तृतीय में कितने सिद्धतम चूर्ण प्रदेय बताए गए हैं। आपने केवल संख्या बतानी है। अब हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के चतुर्थ अध्याय, जिसका नाम है षड विरेचन शत आश्रितयम अध्याय का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह अध्याय भेषज चतुष्वर्ग का अंतिम तथा चौथा अध्याय है। अभी तक हमने जिन 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है, उनके साथ ये जो चतुर्थ अध्याय है, ये हमारा भेषज की इंफॉर्मेशन देता है, औषधियों का वर्णन मिलता है। तो ये जो चतुर्थ अध्याय है, इसमें हमारी जिन औषधियों का वर्णन किया गया है वो विरेचन कार्य के लिए स्पेशली बताई गई हैं। तो जो हमने अध्याय द्वितीय पढ़ा वह अंतःपरिमार्जन के लिए था, और तृतीय अध्याय में बाह्य परिमार्जन औषधियों का वर्णन हमें मिलता है। लेकिन जो इस अध्याय में हमें औषधियों का वर्णन मिलता है वो उभय परिमार्जन है, मतलब कि वो वमन और विरेचन दोनों के लिए प्रयोग होती हैं। तो यहाँ अब अध्याय की भूमिका बताते हुए बताते हैं कि इसमें इस तंत्र में लगभग 600 विरेचनों का वर्णन है। तो यहाँ सर्वप्रथम जो वर्ड यूज हो रहा है वो विरेचन। तो विरेचन का मतलब है मलों का निष्कासन करवाना। लेकिन यहाँ जो विरेचन शब्द का प्रयोग किया गया है वो केवल मात्र वमन और विरेचन, मतलब मुख और गुदा मार्ग से मलों के निष्कासन के लिए है। यहाँ और किसी तरह का विरेचन नहीं लिया गया है। जिस तरह से शिरो विरेचन भी विरेचन है, पर यहाँ पर शिरो विरेचन ना लेकर केवल मात्र मुख और गुदा मार्ग से मल के निष्कासन के लिए जो विरेचन होगा वहाँ उसके लिए प्रयोग किया गया है। और इसके पश्चात जो विरेचनार्थ योगों के आश्रय हैं वे 6 हैं, उनका वर्णन मिलेगा। और कषायों की योनियाँ 5 मानी गई हैं, और कषायों की कल्पनाएं भी 5 हैं। और इसके पश्चात 50 महाकषाय और 500 कषाय हैं। तो ये भूमिका है कि इस लेसन में हम ये सब चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो 600 विरेचनों का वर्णन है उसमें हमारे को कुछ वमन द्रव्य और कुछ हमारे विरेचन द्रव्य हैं। जो वमन विरेचन योग हैं वो संख्या में 355 है, 355। और जो विरेचन योग हैं उनकी संख्या जो है वो 245 है। तो ये दोनों टोटल मिलाकर हमारे पास 600 बनते हैं। तो जो वमन विरेचन योग हैं वो इस तरह से बताए हैं, वो 6 हैं संख्या में। जैसे मदन फल, हम ये जान चुके हैं कि मदन फल जो है उत्तम जो है वो वामक द्रव्य माना जाता है। मतलब अगर वमन करवाना है तो सबसे अच्छा द्रव्य जो है वो मदन फल है। तो यहाँ मदन फल के जो योग हैं वो 133 हैं। कहने का भाव ये हुआ कि मदन फल को लेकर बाकी जो औषधियाँ और मिलाकर योग बताए जाएंगे वो है 133, संख्या बताई गई है। दूसरे नंबर पे आता है जीमूत, जिसको वंदाल या देवदाली भी कहते हैं। इनके योग जो हैं वो 39 है। और फिर इक्ष्वाकु, कड़वी, तुम्बी या लौकी जिसको कह सकते हैं, इसके 45 हैं। और फिर धर्मार्गव, जिसको कड़वा घिया भी कहते हैं, तो इनके जो योग हैं वो 60 के करीब हैं, 60 बताए गए हैं। और कुटज, जिसको इंद्र जो भी कह सकते हैं, इसकी योगों की संख्या 18 है। फिर कृतवेदन के 60 योग जो हैं वो बताए गए हैं। तो इस तरह से टोटल जो है वो जो वमन योग हैं वो हमारे 345 हैं, 355 है, सॉरी। उसके पश्चात आता है विरेचन योग। तो विरेचन जो है इसमें हमने जाना था कि इसमें जो श्रेष्ठ हमारा द्रव्य है वो निषोध है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले निषोध को ही लिया है और उसके द्रव्य के योगों के बारे में बताया है। तो जो श्यामा है, मतलब कि काली निषोध, इसके द्रव्य बताए गए हैं 100। और उसके बाद साथ ही
त्रिविध निषोध को मिलाकर ही कुछ और जो योग बताए गए हैं वो संख्या में 10 हैं। तो इस तरह से निषोध के जो श्याम निषोध है या सफ़ेद निषोध है, इन दोनों को मिलाकर 110 टोटल द्रव्य योग जो हैं वो बताए गए। अब अमलतास एक बहुत अच्छा विरेचक द्रव्य है और इसके जो योग हैं वो 12 बताए गए हैं। उसके बाद लोध के 16 हैं। महावृक्ष या इसको सेहुन थूहर बोलते हैं, तो इसके 20 जो योग हैं वो बता दिए। इसके पश्चात 2 द्रव्य इकट्ठे लिए गए हैं। इसमें है सप्तला जिसको शिकाकाई कहते हैं और दूसरा शंखिनी। तो इन दोनों के जो द्रव्य हैं वो 39 बताए गए हैं। और फिर दंती और द्रवंती, इनको भी दोनों को इकट्ठा लिया है तो इनके योग जो हैं वो 48 बताए गए हैं। तो इस तरह से जो ये विरेचन द्रव्य हैं या विरेचन योग हैं ये हमारे संख्या में 245 हो गए। तो ये वमन द्रव्य और विरेचन योग जो है इन दोनों सबको मिलाकर हमारे 600 जो है यहाँ विरेचनों का हमें वर्णन मिलता है। अब जो ये विरेचन द्रव्य हैं इनके आश्रय बताए गए। आश्रय का मतलब है ये किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें आएगा कि ये द्रव्यों के हम या तो उनका दूध यूज़ करते हैं या मूल है, छाल है, पत्तियां हैं या फूल और फल। तो ये जहाँ ये 6 जो आश्रय बताए गए हैं, दूध, मूल, छाल, पत्ती, फूल और फल, ये प्राय मात्रा है। मतलब लगभग ये जो द्रव्य बताए गए इनका यही सब चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन अवस्था के अनुसार हम कुछ और भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्राय यही प्रयोग में लाते हैं। अब पंच कषाय योनियाँ, मतलब जो ये कषाय के बारे में वर्णन मिलता है उनको हम किस तरह से प्रयोग करते हैं या उनका जो उद्भवन है, मतलब वो किस तरह से उत्पन्न हुए हैं, तो वो 5 है। तो उसमें बताया कि वो इसमें जो हमारे मधुर अमल लवण रस होते हैं 6, तो यहाँ 6 में इसका लवण रस को नहीं इंक्लूड किया गया। बाकी जो रस है उनके नाम से ही यहाँ पर ये उन योनियों का नाम कहा गया। तो इसमें है मधुर, अमल, कटु, तिक्त और कषाय। अमल को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि लवण को इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि लवण जो है वो पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुल जाने से उसकी अपना कुछ जो अस्तित्व है वो नहीं रहता है, तो इसलिए उसको योनि नहीं माना गया है। लेकिन बाकी जो 5 हैं, मधुर, अमल, कटु, तिक्त, कषाय को कषायों की योनियां माना गया है। अब इसके पश्चात आता है कि पंचवेद कषाय कल्पना। अब ये जो कषाय का वर्णन मिला, तो ये कषाय किस तरह से हम प्रयोग में लाएंगे, तो उस तरह की वो 5 कल्पनाएं हैं। तो 5 कल्पनाओं से समझने से पहले हम ये समझें कि जो हम कषायों की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वो कषाय क्या चीज़ है, हम कषाय किसे कहना चाह रहे हैं। तो जो कषाय है उसका मतलब ये है कि जब हम किसी द्रव्य का प्रयोग के निमित्त संस्कार करना चाहते हैं और उसमें उसके गुणों का अंतर करना चाहते हैं या उसके अंदर गुणों को हम लाना चाह रहे हैं, तो इस तरह की जो कल्पना होती है उसको हम कषाय कहते हैं। बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि कषाय कल्पना या कषाय वे द्रव्य हैं जिनका वो प्रवर्तित रूप है। द्रव्यों को हमने यूज़ करने के लिए जिस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया, चेंज कर लिया, वो कषाय हैं। तो अब कषाय जो कितनी तरह के हैं उसमें कल्पनाएं जो हैं वो मुख्यतः 5 बताई गई हैं। पहला है सवरस, फिर कलक, फिर श्रित को ही कवात कहा जाता है, और इसके पश्चात शीत और फिर फांट। तो ये 5 तरह के हमारे पास कल्पनाएं हैं हम जो औषधियों के लिए हम प्रयोग करेंगे, मतलब कि औषधि किस फॉर्म में देंगे। तो ये एक डिफरेंट 5 फॉर्म्स हो गई। तो इसमें सबसे पहला आता है सवरस। अब सवरस क्या, तो सवरस है कि जब किसी द्रव्य को हम किसी मशीन या किसी चीज़ से हम उसको पीस कर और उसका रस निकाल देते हैं, तो वो रस जो है वो सवरस कहते हैं। और अगर मैं जनरल आजकल की भाषा में बोलूँ तो हम जूस कह सकते हैं। किसी भी फल का, किसी भी द्रव्य का, किसी भी हम सब्सटेंस को अगर पीस कर निचोड़ लेते हैं तो वो जो है उसका रस बन जाएगा और उसी को ही सवरस कहा जाएगा। इसके पश्चात आता है कलक। कलक जो है वो जब द्रव्यों को कुछ पानी या दूध या कुछ इस तरह की लिक्विड
चीज़ें मिलाकर उसको कूट कर उसकी लुगदी सी बना दी जाती है। तो उस जो लुगदी बन जाता है उसको कल्क कहा जाता है। अब ये कल्क बनाने के लिए हमें कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभार हम सिर्फ हरी पत्तियां जैसे होती हैं नरम नरम हरी पत्तियां, और उसको हम कूट पीस कर सिर्फ लुगदी बना लें तो वो भी एक तरह का कलक बन जाएगा। तो ये इस तरह से दूसरी कल्पना हुई। और तीसरी है श्रित। श्रित को ही हम कवात कहते हैं। तो जब औषधियों को पानी में या दूध में या किसी अन्य द्रव पदार्थ में हम उबाल लेते हैं और फिर उसको छान लेते हैं, तो जो उबला हुआ हमारे पास द्रव्य आएगा, वो द्रव्य जो है हम या उस कल्पना को हम क्वाथ कहेंगे या श्रित कहेंगे। इसी को ही हम काढ़ा भी कहते हैं। तो ये लगभग तीनों चीज़ें जो है एक ही हैं। तो उसके पश्चात आता है शीत। तो शीत का मतलब ये है कि शीत जैसे शब्द से ही पता लग रहा है कि ठंडा। तो यहाँ शीत कल्पना हम कैसे करते हैं कि ठंडे पानी के अंदर द्रव्य को डालकर पूरी रात को भिगो देते हैं और फिर सुबह उसको मसल कर छान लेते हैं। तो जो छना हुआ द्रव पदार्थ आता है हमारे पास, उसको हम शीत कहते हैं। तो कुछ द्रव्य इस तरह से प्रयोग में लाते हैं कि उनको भिगोकर फिर उनको निचोड़कर फिर उसको पिलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल आप देखें कि जनरली हम त्रिफला का प्रयोग इसी तरह से करवाते हैं। एक गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच या 1 चम्मच त्रिफला जो है उसको भिगोने को पेशेंट को कह देते हैं और फिर सुबह उसको छान कर पीने को कहते हैं, या उससे आंखें भी धो सकते हैं। तो ये जो कल्पना हुई वो हमारे पास शीत कहलाएगी। मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे। और उसके पश्चात फांट की बात आ रही है। फांट और शीत वो दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। शीत में हमने ठंडा पानी लिया, मतलब ताज़ा पानी, ठंडा पानी कह सकते हैं, और फांट में हमने उष्ण पानी लेना है, गर्म पानी लेना है। अब गर्म पानी के अंदर जब कोई द्रव्य भिगो देंगे और फिर उसको मसल कर छान लेंगे, तो वो जो द्रव्य हमारे पास आएगा या जो औषधि बनकर आएगी उसको हम फांट बोलेंगे। तो ये हम इसका मोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम आज जो चाय लेते हैं, चाय पीने वाले जैसे डिप टिप वाले जो पाउच आते हैं, वो एक गर्म गिलास पानी के अंदर उसको जब हम डिप करते हैं और फिर उसको छान के पी लेते हैं, तो इस तरह की जो कल्पना बन गई वो हमारा फांट है। तो इस तरह ये अलग अलग तरीके या अलग अलग कल्पनाएं जो हैं वो इसमें पहले बताई गई हैं। अब यहाँ ये जो कल्पनाएं हैं जिनका हमने यहाँ वर्णन किया कि जैसे सवरस है या जूस है, फिर उसके बाद ये श्रित है, शीत है और फांट है। तो ये अपने किस तरह से ये अपने अंदर औषधीय गुण लिए हुए हैं, तो ये जनरली कहा जाता है कि ये अपने से पूर्व जो मतलब जो हम फांट की बात करें तो फांट से जो पूर्व है वो शीत है, और शीत से पूर्व ये क्वाथ है, और क्वाथ से पूर्व जो है वो हमारे पास कल्क आता है, और कल्क से पूर्व जो है वो सवरस आता है। तो ये एक दूसरे से यहाँ उसके बल के अनुसार उसकी वर्णन के उसको बताया गया है कि जैसे सवरस जो है वो इन सबसे जो है बलवान है, और सवरस के बाद कल्क का नंबर आता है, और कल्क के बाद फिर क्वाथ का, और क्वाथ के बाद शीत का, और शीत के बाद फांट का। मतलब सबसे जो गुणों में बलवान होगा वो सवरस है, और जो सबसे हीन होगा वो फांट है। तो इस तरह से जब हम रोगी को इन कल्पनाओं का प्रयोग करवाएंगे तो उसमें हमें ये देखना होगा कि कौन से रोगी को हमें क्या देना है। अगर रोगी बलवान है और उसको हमें औषधि देनी है तो हम सवरस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर रोगी का बल जो है वो कम है तो उस केस में हमें उससे आगे की कल्पनाओं का प्रयोग करना होगा। वो तब हमें ये युक्ति लगानी पड़ेगी कि हमें इनको क्वाथ देना है या शीत देना है या फांट देना है, या बीच में हमारा एक रह गया वो कल्क देना है। लेकिन ये केवल मात्र हमारा रोगी के बल को ही देखकर हम निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पास जो औषधि है या जो द्रव्य है जिसकी हमने ये कल्पना की है, तो ये इन कल्पनाओं में उस द्रव्य का भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा द्रव्य प्रयोग में लाया गया है। कुछ द्रव्य भी बलवान होते हैं, मतलब उनके में गुणों का जो है वो बल ज़्यादा रहता है, और कई जो है जिनमें बल जो है द्रव्यों का बल कम होता है, या गुणों की भी हम गुणों को भी ऐसा मान सकते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों चीज़ों को देखकर ही ये डिसाइड करना है कि कौन से रोगी को हमें किस कल्पना का प्रयोग करवाना है।
इसके पश्चात जो हमारा जो ये द्रव्य की बताया गया और ये गुणों के कर्म हो गए, तो इसके पश्चात हमारे आगे कषायों के बारे में जो बताया जा रहा है वो ये कि ये कषायों के आगे वर्ग बनाए गए हैं। अब उसमें हमारे 50 जो महाकषाय हैं, उन 5 महाकषायों को 10 वर्गों में बांटा गया है और फिर हर वर्ग के आगे 10-10 द्रव्य हैं। तो इस तरह से ये टोटल मिलाकर हमारे पास 50 जो हैं वो कषाय 500 कषाय जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मतलब पहले 50 कषाय हुए तो उसमें 10-10 हो गए और 10 में फिर जो है वो मल्टीप्लाई करके टोटल जो है हमारे पास 500 कषाय जो है यहाँ हम पढ़ते हैं। तो ये जो वर्ग हैं उन वर्गों के भी आगे नाम रखे गए हैं। तो अभी हम वर्गों के नाम को समझते हैं कि ये किन कषायों के बारे में बात कर रहे हैं। अब पहला जो कषाय महाकषाय की बात कर रहे हैं वो है जीवनीय। तो जीवनीय नाम से ही हमें स्पष्ट पता लग रहा है कि जीवनीय जो द्रव्य हमें जीवन देने वाले हों तो उनको हम जीवनीय द्रव्य कहेंगे। तो इनके बारे में डिटेल हम आने वाले कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इनके नाम जान लेते हैं। अब इस जीवनीय द्रव्य के अंदर या जीवनीय वर्ग के अंदर आगे 10 जो हैं फिर आगे वो बताए गए हैं कि इनमें कौन कौन सी औषधि द्रव्यों का प्रयोग करना है। और उसके पश्चात आता है ये कि जो हमारे लेखनीय हैं, इसमें है कि जिसमें शरीर का मतलब शरीर को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ये ब्रीहिणीय है, ये मिसप्रिंट लग रहा है, कुछ वर्ड अलग है, तो यहाँ ब्रीहिण वर्ड है। तो ब्रीहन से जो ब्रीहन मतलब हमारे शरीर को बल देने वाले हैं, तो वो ब्रीहणीय द्रव्य। तो यहाँ अलग से एक वर्ग बना हुआ है और उसके अंदर 10 द्रव्यों का वर्णन मिलता है। इसके पश्चात है लेखनीय। यहाँ जो ब्रीहणीय पढ़ा इससे अपोजिट, मतलब उसके यहाँ ब्रीहणीय से जो शरीर में मतलब बल मिलता है, पर यहाँ जो है शरीर जो है वो कृश होता है। तो अगर हम ब्रीहणीय स्थूलता के लिए मतलब स्थूल पेशेंट में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ जो ब्रीहन जो है हम कृश लोगों के लिए यूज़ करेंगे ताकि वो बलवान हो जाए, और जो लेखनीय द्रव्य हैं वो हम स्थूल पेशेंट्स में इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पर शरीर का लेखन हो, मतलब शरीर जो है कृश हो, तो ऐसे 10 द्रव्यों का इस ग्रुप के अंदर या इस वर्ग के अंदर जो है हमें वर्णन मिलता है। उसके बाद आता है भेदनीय। ये कल भी प्रयुक्त हुआ था। तो भेदनीय शब्द जो यहाँ प्रयोग किया गया उसका मतलब है कि वो द्रव्य जो मल का भेदन करके, मतलब मल को तोड़कर उसको बाहर निकालते हैं, तो इनको भेदनीय द्रव्य कहा जाता है। इसके बाद है संधानीय द्रव्य। तो संधानीय द्रव्यों का एक जो वर्ग बनाया गया, इसका अंदर जो हमारे द्रव्य लिए जाएंगे वो सभी द्रव्य संधान का कार्य करेंगे। संधान का मतलब है जोड़ने का कार्य करेंगे। जैसे हमारा कोई बोन फ्रैक्चर हो गया, तो बोन फ्रैक्चर में बोन को हील करने के लिए जो पदार्थ यूज़ होंगे वो इस वर्ग के अंदर माने जाएंगे। तो ये जो हमारे महाकषाय बताए गए हैं इस अध्याय के अंदर, वो हमारे को बहुत जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम इन महाकषायों को समझ लें, पहचान लें और उनको याद भी रखें तो हम क्लिनिक में बहुत अच्छे से अपने पेशेंट्स में इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि संधानीय द्रव्य, तो संधानीय द्रव्य में ये हमें मालूम है कि कौन से द्रव्यों से संधान क्रिया होने वाली है, तो हम उन्हीं द्रव्यों का यहाँ प्रयोग करेंगे। अब ऐसे ही आगे चलते हैं तो है दीपनीय। तो दीपनीय यहाँ शब्द जो है वो जठराग्नि को दीप्त करने के लिए लगा है। मतलब कि अगर हमारी अग्नि कम हो रही है और उसको हमने बढ़ाना है, उस केस में हम इस वर्ग के अंदर बताए गए जो 10 औषधियाँ हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो ये दीपनीय वर्ग हुआ। अब ये एक अलग से ग्रुप बनाया है। तो ये इस ग्रुप में जीवनीय, ब्रीहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय, इस प्रकार के 6 कषाय वर्ग का एक वर्ग बना दिया। अब नेक्स्ट वन जो आता है सेकंड नंबर का,
उसमें जो वर्ग बनाए गए हैं वो है, पहला हमारा है तृप्ति घन, फिर जो दूसरे नंबर पे है इसमें दिया है बल्ले, फिर है वर्णे, और फिर है कंठे, और फिर उसके बाद हृदय। तो ये 4 जो हैं वो कषाय वर्ग इसके अंदर लेते हैं। जो इसमें पहले नंबर पे लिया बल्ले वर्ग, और इससे पूर्व जो हमने वर्ग पढ़ा उसमें भी जो द्वितीय था वो बृहणीय था। तो बृहणीय और जो बल्ले हैं वो लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, दोनों से ही शरीर को बल मिलेगा। लेकिन बृहणीय से शरीर जो है वो मतलब उसमें शरीर में हर तरह से जो मजबूती है वो आएगी, मतलब उसमें जो बल का बल्ले होगा। लेकिन इसमें जो बल्ले है ये सिर्फ बल्ले ही होगा, इसमें और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन लगभग बात सेम कहते हैं, ये दोनों का एक जैसा ही काम रहेगा। उसके बाद आएंगे इसमें हम वर्ण्य द्रव्य पढ़ेंगे। तो वर्ण्य द्रव्य जो है वो कॉम्प्लेक्शन के लिए हैं, मतलब जो स्किन के वर्ण को, मतलब हमारे वर्ण को बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ वर्ण्य द्रव्य सारे जो आयुर्वेद में कॉस्मेटोलॉजी है वो यही वर्ण्य द्रव्यों के अराउंड घूमेगी। तो जो हमारे प्रैक्टिशनर्स कॉस्मेटोलॉजी में बात कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, उसमें उनके लिए ये वर्ण्य जो वर्ग है वो जरूर जानने लायक है, और हमें ये जानकर पहचान कर इसको अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद आता है कंठे द्रव्य। तो कंठे में गले से संबंधित, गले में जो होने वाले रोग हैं उनकी चिकित्सा के लिए जो वर्ग बताया गया, द्रव्य बताए गए, वो इस वर्ग के अंदर बताया गया है। इसके पश्चात आता है हृदय। तो हृदय को हम दिल समझते हैं, तो यहाँ दिल के लिए जो मतलब हार्ट के लिए जो है फायदेमंद जो औषध है वो उनका वर्णन यहाँ मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ औषधियाँ ऐसी बताई गई हैं जिनका हृदय के साथ तो संबंध है, लेकिन जहाँ समझ आता है वो ये कि वो उनका रिलेशन मन के लिए कहा गया है। तो यहाँ हृदय जो वर्ड यूज़ हुआ वो कुछ हद तक मन के लिए भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ वो औषधियाँ, अब कौन कौन सी औषधियाँ हैं ये हम आने वाले कक्षा में फिर हम पढ़ेंगे इसको। तो इस तरह से ये जो दूसरा ग्रुप था वो हमने यहाँ पढ़ा, और इसमें 4 कषाय वर्ग बताए गए। अब तीसरे नंबर पर जो वर्ग है उसमें औषधियों का जो कषायों का वर्णन है उसमें पहले नंबर पर आता है तृप्ति घन। अब ये तृप्ति का मतलब क्या हुआ? तृप्ति घन का है यहाँ की कभी कभी किसी पेशेंट को प्यास जो है वो बहुत लगती है, हर समय उसका मतलब पानी पी भी ले तो पानी पीने के बाद भी उसको ऐसी इच्छा होती है कि मुझे अभी प्यास लगी है और पानी और पीना है। तो जहाँ पानी की प्यास बुझती नहीं है और हर टाइम यही लगा रहता है कि पानी पीना, तो वो उसको उस चीज़ में इसका मतलब ये हुआ कि उसको तृप्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ जो औषधियों का वर्णन है वो तृप्ति को ख़त्म करने वाला है, मतलब वहाँ पर वो जो औषधियाँ हैं वो प्यास को ख़त्म करने वाली और तृप्ति को देने वाली हैं। और इसके बाद है अर्शोघन। अर्श यहाँ शब्द जो है वो पाइल्स के लिए लगा है। जो पाइल्स है उसमें हम किस तरह से पढ़ेंगे कि ये 2 तरह की होती है, आगे टाइप्स आएंगी। तो उनके अंदर जो भी यहाँ वर्ग औषधियाँ यूज़ होंगी उनका वर्णन इस जो हमारा वर्ग है वहाँ हमें मिलेगा। उसके बाद है कुष्ठघन। कुष्ठघन जो है वो स्किन के लिए फिर दोबारा से आ गया, और यहाँ कुष्ठ अलग तरह के कुष्ठ माने तो उनके लिए अलग अलग औषधियों का वर्णन इसी वर्ग में हमें मिलेगा। अब आएगा कंडुघन। तो कंडुघन जो है वो खुजली खांस, ये भी लगभग स्किन के लिए ही। और उसके बाद क्रिमिज मतलब वर्म्स, जो हम वर्म्स को खाना, जैसे वाइविडंग वगैरह जो हम पढ़ चुके हैं, तो उनका वर्णन हमारे को इस ग्रुप में हमें मिलेगा। अब इसके पश्चात आता है विषघन। तो यहाँ आयुर्वेद में विष की बहुत बड़ी चर्चा की गई है और अगत तंत्र तो अलग से ही माना गया है, और यहाँ जो विष को ख़त्म करने वाली औषधियाँ हैं उनका वर्णन इस वर्ग के अंदर किया गया है। तो इस तरह से ये जो हमारा वर्ग था इसके अंदर 6 कषाय वर्ग का वर्णन मिलता है, जो कि तृप्तिघन, अर्शोघन, कुष्ठघन, कंडुघन, कृमिघन और विषघन है। अब नेक्स्ट जो है उस वर्ग में सतन्य जनन, सतन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन, इस प्रकार 4 वर्गों का वर्णन मिलता है। यहाँ स्तन्य जनन का मतलब ये हुआ
कि जो माँ, जो प्रसूता कह सकते हैं कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है लेकिन उसका दूध आ नहीं रहा है, तो उसके लिए जो औषधियों का वर्णन किया गया है वो स्तन्य जनन में आएगा। लेकिन अगर माँ का दूध तो आ रहा है लेकिन वो ठीक नहीं है, उसमें किसी तरह के विकार हैं, तो उन विकारों को दूर जिन औषधियों का प्रयोग करके किया जाएगा, उन औषधियों का वर्णन इस वर्ग के अंदर माने जाते हैं, गिने जाते हैं या हम पढ़ते हैं। तो वो है स्तन्य शोधन। उसके बाद शुक्र जनन, तो शुक्र जनन और शुक्र शोधन ये जो है वो पुरुष लोगों के लिए लगा है, जहाँ शुक्र की संख्या कम है या शुक्र ठीक नहीं आ रहा है, तो शुक्र जनन औषधियों का वर्णन हम यहाँ पढ़ेंगे। और शुक्र है क्वांटिटी ठीक है, बट उसके विकार हैं, तो उसमें जो औषधियाँ का प्रयोग किया जाएगा वो शुक्र शोधन द्रव्यों का वर्णन इस वर्ग के अंदर किया गया है। अब जो नेक्स्ट है वर्ग, उसके अंदर आएंगे स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनपग, अनुवासनोपग, शिरोविरेचनोपग। अब ये देखिए यहाँ पग वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ जहाँ पर भी पग वर्ड लिखा है उसका मतलब ये है कि वो उस कार्य में सहायक है। जैसे अगर यहाँ हमने पढ़ा वमनोपग, वमनोपग का मतलब हुआ कि वमन क्रिया में जो द्रव्य सहायता करेंगे उनको हम वमनोपग द्रव्य कहेंगे। इसी तरह से जो अगला है वो है स्नेहोपग, तो स्नेहोपग में जो स्नेह करने में जो सहायता करते हैं वो स्नेहोपग द्रव्य होंगे। इसी तरह स्वेदोपग, इसी तरह वमनोपग, ये सारे जो द्रव्य आएंगे ऐसे आएंगे। अब स्थापनोपग का भी मतलब यही हुआ कि जो द्रव्य स्थापन बस्ती करने में, निरूह बस्ती करने में जो हेल्पफुल हैं वो स्थापन पड़ गए। तो इस तरह से ये सभी यहाँ पर इस तरह के जो सहायता करने वाले द्रव्य हैं वो हम इस वर्ग के अंदर हम पढ़ेंगे। और इनके अंदर इस वर्ग में 7 कषाय वर्गों का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट आता है छद्री निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, हिक्का निग्रहण। इस प्रकार के यहाँ पर कषायों का वर्णन आता है जो कि संख्या में 3 है। तो यहाँ जो छद्री निग्रहण है, छद्री निग्रहण मतलब कि जिसको उल्टी आता है, तो उल्टी वाले जो हैं वो प्रॉब्लम ना मतलब दिक्कत करते हैं, तो उसमें ऐसे औषधियों का वर्णन यहाँ मिलेगा। तृष्णा निग्रहण का मतलब फिर वो प्यास आ गया कि प्यास अगर किसी को रहती है तो उसमें जो औषधियों का प्रयोग करेंगे वो यहाँ तृष्णा निग्रहण में आएगा। और हिक्का मतलब हिचकी, कि हिचकी एक बार छिड़ गई और वो ठीक नहीं हो रही है, उस केस में हिक्का निग्रहण का प्रयोग किया जाएगा। अब उसके बाद आता है पुरीश, ये एक वर्ग अलग से हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है पुरीश संग्रहणीय, और फिर उसमें पुरीश विरंजनीय, फिर मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरंजनीय और मूत्र विरेचनीय। इस प्रकार के 5 कषाय वर्गों का एक ग्रुप बना दिया गया। अब इसमें पुरीश संग्रहणीय जो द्रव्य हैं, इसमें वो द्रव्य आएंगे जिनके प्रयोग से पुरीश का या मल का संग्रह होता है। इसमें ये वो द्रव्य रहेंगे जो अतिसार में प्रयोग होते हैं, मतलब जब मल का निष्कासन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कई बार ये वाटरी डायरिया भी आता है। तो इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं, मतलब इससे मिलती जुलती भी, जहाँ पर मल का निष्कासन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस समय जो हम औषधियों का प्रयोग करेंगे वो पुरीश संग्रहणीय द्रव्यों के अंदर आएंगी, और वो इस वर्ग में उन औषधियों का वर्णन मिलता है। अब इसके पश्चात है पुरीश विरंजनीय। जो स्टूल है, मल है, उसका जो एक नेचुरल कलर है, अगर वो कलर बिगड़ जाता है, मतलब पुरीश जो है वो ठीक नहीं आ रहा है, कलर से हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो उस केस में जो द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा वो इस वर्ग के अंदर हम पढ़ पाएंगे। और वो है कि पुरीश विरंजनीय द्रव्य, मतलब जो पुरीश के रंग को ठीक करने वाले हैं। उसके बाद इसी आगे कड़ी में मूत्र संग्रहणीय, मतलब मूत्र अगर ज़्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए, फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए, फ्रीक्वेंसी भी है क्वांटिटी भी है, फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी दोनों को कम करने के लिए जो जिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा वो है मूत्र संग्रहणीय। और अब आता है मूत्र विरंजनीय।
मूत्र की क्वांटिटी भी ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी ठीक है, लेकिन अगर उसका कलर ठीक नहीं है तो हमें किन द्रव्यों का प्रयोग करना है, तो वो द्रव्य जो है वो इस वर्ग के अंदर हम पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात है मूत्र विरेचनीय। मूत्र विरेचनीय वे द्रव्य हैं जिनका प्रयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब यूरिन आ नहीं रहा है, मूत्र निकल नहीं रहा है, मूत्र का या तो निर्माण नहीं हो रहा है या वो बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो इन दोनों जो स्थितियां रहेंगी, इनके अंदर जो मूत्र का मतलब उनका निकालने वाले, उनका निष्कासन में काम करने वाले हैं, वो द्रव्य जो है हम यहाँ पर इस वर्ग के अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जो वर्ग है इसके अंदर 5 कषाय वर्ग का वर्णन हमें मिलता है। अब जो अगला हमारा एक वर्ग बनाया वो है कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर, श्रमहर, और इन 5 जो वर्ग हमने बताए इनका एक अलग से ग्रुप बना दिया। अब इन ग्रुप में हम जो कासहर है, इनमें वो द्रव्य दिए होंगे जो कास मतलब खांसी के लिए स्पेशली यूज होंगे, तो वो उन द्रव्यों का यहाँ पर 10 द्रव्यों का वर्णन हमें इस ग्रुप में मिलेगा। इसके पश्चात आता है श्वासहर। तो यहाँ वो औषधियाँ जो स्पेशली श्वास के लिए प्रयोग की जाएंगी, श्वास रोग, तो यहाँ दमा, अस्थमा वगैरह जो हैं वो इस तरह के जो रोग होंगे उनमें इस वर्ग की औषधियों का हमें प्रयोग करना है। उसके बाद है शोषहर, शोषणीय, शोथहर। तो शोथ जो है, शोथ का मतलब एडिमा है, मतलब सूजन हो जाती है। जहाँ पर सूजन होगी वो सूजन को कम करने के लिए जिन द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा वे द्रव्य जो है इस वर्ग में मेंशन्ड है। तो ये शोथहर द्रव्यों का एक वर्ग बनाया गया और इसमें भी 10 द्रव्यों का उल्लेख हमें मिलेगा। और उसके बाद ज्वरहर। ज्वरहर मतलब हमारे जो आयुर्वेद में ये जो हम काय चिकित्सा पढ़ेंगे तो इसके अंदर जब हम ज्वर का अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बहुत तरह के ज्वर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ अलग अलग ज्वर जो है उनकी जो चिकित्सा बताई गई और उनमें जो प्रयोग किए जाने वाली 10 औषधियाँ होंगी, तो उन औषधियों का वर्णन जो है वो यहाँ ज्वरहर वर्ग में हमें मिलेगा। इसके पश्चात है श्रमहर। अब श्रम जो है यहाँ आलस के लिए या शरीर के थकान के लिए वहाँ प्रयोग किया जाएगा और इसको दूर करने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया जाना है वो इस वर्ग के अंदर हम पढ़ सकते हैं और हमें पता है कि यहाँ ये मेंशन की गई हैं। अब ये 5 जो है इनका वर्ग पूरा हुआ। अब इसके पश्चात आता है जो अगला ग्रुप, उसमें फिर 5 कषायों का ही वर्णन है, लेकिन वो 5 कषाय कौन कौन से, उसमें आएगा दाह प्रशमन और शीत प्रशमन और उदर्ध और फिर अंगमर्द और शूल प्रशमन। तो ये इनका क्या मतलब हुआ कि दाह प्रशमन का मतलब है कि वे द्रव्य जो दाह को मतलब गर्मी को कम करें। जब कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा फील करते हैं कि पेशेंट में गर्मी का जो है वो असर ज़्यादा है, तो दाह शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो दाह को कम करने वाले जो औषधि द्रव्य हैं वो इस वर्ग में आएंगे, दाह प्रशमन करने वाले। और फिर शीत प्रशमन, जब शीत ऐसा लगता है कि रोगी को बहुत शीत फील हो रही है, मतलब कई बार बहुत सारे कपड़े भी डलवा दिए जाते हैं, ठंडक फिर भी उसको लगती रहती है। ठंड का जो कंडीशन है उसको उस समय जब व्यक्ति को ठंड महसूस हो रही है उस समय जो औषधियाँ प्रयोग की जानी है वो इस वर्ग के अंदर बताई गई हैं। इसके पश्चात उदर्ध प्रशमन। तो उदर्ध शब्द जो है वो त्वचा के लिए लगा है, तो त्वचा रोग के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया जाएगा वो यहाँ पर बताई गई हैं। अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि पीछे भी हमने वर्णीय पढ़ा, तो उसके बाद कुष्ठघन पढ़ा, तो ये सारी औषधियाँ जो है वो हमारी स्किन के लिए यूज़ की गई हैं। तो स्किन डिजीज़ के लिए आयुर्वेद में बहुत डिटेल से बताया गया है और यहाँ त्वचा की जो लेयर्स है वो भी बहुत गहराई में बताई गई हैं, समझी गई हैं। आने वाले अध्यायों में हम इसको पढ़ेंगे। तो स्किन का बहुत अच्छा आयुर्वेद के अंदर मतलब बहुत अच्छे से उल्लेख मिलता है, तो हमें इस चीज़ को समझना भी चाहिए और उसका प्रयोग भी करना चाहिए। अब इसके पश्चात आता है कि शूल प्रशमनम। शूल शब्द जो है वो पीड़ा के लिए लगा है। तो शरीर में कहीं पर भी कोई भी पीड़ा होती है तो वहाँ पर जो औषधियों का हमने प्रयोग करना है वो
यहाँ इस वर्ग में बताई गई हैं और इस वर्ग का नाम शूल प्रशमनम है। तो फिर उसके पश्चात जो नेक्स्ट आता है वो लास्ट ग्रुप है। तो इस ग्रुप में शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन, व्यय स्थापन, 5 जो कषाय ग्रुप हैं वो इसमें बताए गए। अब इनके अंदर क्या माना जाएगा, शोणित शब्द जो है, शोणित स्थापन वर्ग जो है, शोणित के अंदर, शोणित का मतलब है रक्त, ब्लड के लिए लगा है। तो जहाँ रक्त की मतलब स्थापना करना, मतलब कि रक्त को रोकना, अगर कहीं पर रक्त बह रहा है तो उसको रोकने के लिए जिन द्रव्यों का हम प्रयोग करेंगे या हमें वर्णन मिलता है वो इस वर्ग में मिलता है। तो ये शोणित स्थापन द्रव्य होंगे। इसके पश्चात वेदना स्थापन, जो पीड़ा को खत्म करने वाले, वो वेदना स्थापन। संज्ञा स्थापन, संज्ञा स्थापन, यहाँ संज्ञा शब्द जो है वो लगा है बेहोशी के लिए। तो यहाँ संज्ञा स्थापन मतलब पेशेंट को होश में लाने के लिए जो द्रव्यों का प्रयोग किया गया वो संज्ञा स्थापन के अंदर मेंशन्ड है। और उसके बाद प्रजा स्थापन, प्रजा शब्द जो है यहाँ संतति के लिए लगा है, संतान के लिए लगा है। जिस केस में संतान नहीं हो रही होती है, जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, तो इनफर्टिलिटी में जो द्रव्य प्रयोग होंगे उसका यहाँ प्रजा स्थापन वर्ग के अंदर 10 औषधियों का वर्णन हमें मिलता है। अब व्यय स्थापन, व्यय जो है यहाँ आयु के लिए लगा है, क्योंकि इस वर्ग के अंदर जिन औषधियों का वर्णन है उससे हम आयु की स्थापना कर सकते हैं, मतलब दीर्घायु के लिए हम प्रयास जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे महाकषाय हैं ये 50 हुए और फिर उसमें हर वर्ग में 10-10, तो 50 × 10 हो गया। तो ये हमारे 500 जो है वो कषायों का वर्णन इस अध्याय में मिलता है। तो इन अध्यायों, इसी 500 कषायों के बारे में कुछ संक्षेप में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे और आशा है कि आप इस चैप्टर को खूब अच्छे से एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे और अपनी क्लिनिक में इसका प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।